हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं के। कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? तब उसने बताया हमारा फेवरेट कलर पिंक है। इस मंच का पहला कवि हूं, ओपनिंग कर रहा हूं। एक बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। पहली बार मैं बैंकॉक आया हूं और उससे बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। जब कोई मैच होता है, अगर ओपनर आउट हो जाता है तो पूरी टीम हार जाती है, इसलिए ओपनर को हिट करना आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा। एक बार आप ताली बजा दीजिए तो मैं शुरू हो जाऊं। बहुत अच्छे। मैं उत्तर प्रदेश कानपुर का रहने वाला हूं। पूरे विश्व में कानपुर एक ऐसा शहर है जो आपको लगेगा अपने आप में अद्भुत है। पूरी दुनिया में कानपुर ऐसा शहर कहीं है ही नहीं। आप हिंदुस्तान तो जाते होंगे, हिंदुस्तान के ही हैं आप कभी बनारस उतरिए तो रेलवे स्टेशन पर लिखा होगा बनारस का पान आपका स्वागत करता है। कभी आप आगरा जाइए, आगरा उतरिए, वहां लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। कभी आप मेरे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर लिखा होगा रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। मैं उसी कानपुर शहर का हूं सर। हमारे यहाँ के नेता भी बहुत अच्छे होते हैं। सफाई अभियान पूरे देश में चल रहा है, हमारे कानपुर में भी चल रहा है। अच्छा। अभी 1 महीने पहले हमारे कानपुर के एक विधायक ने एक वृक्ष लगाया, पौधा, उसको आधे घंटे बाद बकरे ने खा लिया। शाम को विधायक जो ने उस बकरे को खा लिया। तो मैं उसी कानपुर का हूं। तालियां थोड़ी सी कम है आपकी, एक बार जोरदार बजा दीजिए। मैं शुरू हो जाऊं। पवन भैया भी ताली बजा रहे हैं। आइए सर किसी दिन कानपुर। अद्भुत है हमारा कानपुर। एक दिन तो सर जीवन का सबसे बड़ा पाप हमसे हो गया। हमने कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया, जबकि मैं खुद कानपुर का। मैं दिल्ली एक शो में था, शो से गया तो कानपुर गया तो मेरी घड़ी खराब थी। तो कानपुर का एक बंदा बैठा था, हमने कहा टाइम क्या हो रहा है? तो हमसे कह रहे टाइम बहुत खराब है और तुम तुरंत यहां से निकल लो, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा भैया केवल टाइम पूछने से तुम्हारा मूड क्यों खराब है? तुमसे कह लगा नहीं मेरा मूड खराब है, तुरंत यहां से निकल लो, नहीं समझ नहीं रहे हो, भी बहुत गलत हो जाए। हमने हुआ क्या है यार, ये तो बता दो कि किस लिए मूड खराब है। तो कहने लगा एक लड़की के चक्कर में लगे थे, उससे केवल हमने इतना कहा कि इतनी कमजोर हो गई हो, कुछ खाया कर। वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। ताली जोरदार बजा दीजिए। इसीलिए हमारा मूड खराब है और हम बहुत डिस्टर्ब। हमने किस बात का? कहने लगा एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम दुनिया की सबसे मर्यादित और सबसे संस्कारित लड़की उसको समझते थे। अच्छा। हम समझते थे कि ये हमसे प्यार करती है, हम इसको प्यार करते हैं। तो हमने कहा इसमें हुआ क्या? तो हुआ क्या, हमारे नगर निगम का चुनाव है और पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम साले हमसे टाइम पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं, मोहर मारो तान के, पुष्पा को पहचान के। और कल एक मोहल्ले का लड़का नारा लगा रहा था, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। तुम सारे हमसे टाइम पूछने आए हो? तो शहर, हमारा शहर ये कानपुर है, अपने आप में बहुत अद्भुत है। हम लोगों के कानपुर में बहुत कवि सम्मेलन होते हैं, लेकिन हम लोग वीर रस के कवियों को कभी नहीं बुलाते, क्योंकि ऑलरेडी इतनी वीरता हमारे कानपुर में है कि पूरी दुनिया में नहीं है। अच्छा। तो अभी एक यादव जी सुबह 7 बजे आ गए हमारे पास, कहने लगे पांडे जी आप तो टीवी में आते हैं, कुमार विश्वास जी के साथ में रहते हैं, आप बड़े कवि हैं, हमको आशीर्वाद दे दीजिए। हमने कहा किस बात का आशीर्वाद? कहने लगे हमको डिस्कवरी चैनल जाना है और शेर के साथ सेल्फी लेनी है सुबह 7:30 बजे। हमने कहा शेर के साथ सेल्फी लोगे तो मर जाओगे। तो उसने कहा नहीं, प्रधानमंत्री जी जा सकते हैं, अभी गए थे ना मोदी जी, शेर का सेल्फी डाली थी, वो जा सकते तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं? हम भी तो इंसान हैं। हमने कहा वो देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरी व्यवस्था उनके साथ चलती है, फ्लीट चलती है, तेरे क्या व्यवस्था है? तो उसने कहा पांडे चिंता ना करो, क्वार्टर हमारी जेब में पड़ी है, हमको जाने दो। और वो यादव जी गए। 15 दिन बाद उन्होंने शेर के साथ सेल्फी डाली। 16 सितंबर को कानपुर में उनकी याद में कवि सम्मेलन है। जिसमें आप सभी लोग आमंत्रित हैं, तो आप उसमें आ सकते हैं। तो हमारा ये कानपुर है। असल में हम लोग बहुत आत्मनिर्भर होते हैं। मोदी जी ने कहा ना आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। तो अगर सबसे ज्यादा असर कहीं हुआ तो हमारे कानपुर में हुआ। हम लोग बहुत आत्मनिर्भर बन गए। मैं तो किस स्कूल में पढ़ाता हूँ,
तो एक स्टूडेंट का फोन आया रात में 2 बजे प्रिंसिपल के पास। अच्छा। उसने कहा गुरुजी चिंता मत कीजिए, मोदी जी कहते थे आत्मनिर्भर बनो, तो हम बन गए, आपको हमारे भविष्य के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो गुरुजी ने कहा एक तो तू रात में 2:30 बजे फोन कर रहा है, तूने ऐसा क्या शुरू कर दिया? तो उसने कहा गुरुजी आपके 5 साल के लड़के को हमने उठा लिया है, कल 10 लाख रुपए भिजवा देना, उसको हम निपटा देंगे। तो हमारे कानपुर में इस तरीके लोग आत्मनिर्भर बन जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कानपुर के लोग बहुत अद्भुत होते हैं साहब। अभी नीरज चोपड़ा ने जब भाला फेंका ना, स्वर्ण पदक जीता, तो हमसे लोगों ने कहा, एक वीर रस के कवि ने कहा गुरु यही भाला हम पाकिस्तान में फेंक दें तो पाकिस्तान तो निपट जाएगा। तो हमने कहा नहीं, ये हिंदुस्तान की बेइज्जती है, भाला इतना बड़ा और पाकिस्तान इतना बड़ा। मैंने 4 लाइन से पाकिस्तान को निपटा दिया है। अच्छा। अगर वो लगे निपट गया हो तो दोनों हाथ उठा के ताली बजा के मुझे आशीर्वाद देना। पहले सुन लीजिए। हमने कहा कपड़े जिसपे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे। अच्छा। कपड़े जिसपे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे। जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। तो हम लोग पाकिस्तान को ऐसा ही निपटा देते हैं साहब। तो लोग हमसे कहते हैं, तुलना करते हैं, तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग कितने नकारा हैं, स्वर्ण पदक नहीं जीत सकते, कोई हरियाणा के लोग स्वर्ण पदक जीतते हैं, पंजाब के लोग जीतते हैं। हमने कहा ऐसा नहीं है। असल में हरियाणा के लड़कों में, बच्चों में और यूपी के बच्चों में बहुत अंतर होता है। हरियाणा का लड़का सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले वो जिम जाता है, जिम जाने के बाद आता है, फिर वो 2-4 घंटे वॉक करता है, 4-5 किलो फल खाता है, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है, वो सो जाता है। शाम को 5-6 बजे फिर वो उठता है, फिर जिम जाता है, फिर वॉक करता है, फल खा के सो जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के सुबह 9:30 बजे सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। उसके बाद वो सबसे पहले घर के नजदीक पुलिस चौकी जाता है और दरोगा के साथ एक सेल्फी लेता है, फेसबुक में पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज रामकिशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। उसके बाद घर आके वो सो जाता है। शाम को 5-6 बजे जब लड़कों के साथ बियर की बोतल खुलती है तो उसी चौकी इंचार्ज दरोगा को प्रेशर में लेने के लिए स्पीकर खोल के फोन करता है दरोगा को, भाई साहब पहचानना, सुबह मिले थे। तो दरोगा सोचता है इस समय इसके मुंह ना लगो, ये नशे में है, फोन काट देता है। फिर रात में वही दरोगा मारते मारते उसको थाने लेके आता है और अब की सेल्फी डालता है दरोगा, गुड्डू पाड़े 100 ग्राम चरस के साथ धरे गए। ये होता है हमारे यहाँ। उसके 10-15 दिन बाद विधायक उसकी पैरवी करता है, फिर वो छूट के आता है, उसके बाद वो चुनाव लड़ता है जिला पंचायत का, फिर शहर का सबसे बड़ा वो भंडारा करवाता है। भंडारे में अगर गर्म पूड़ी ना मिली तो वो गोली चलवाता है। अच्छा, गोली चलवा चुका होता है इसलिए उसको विधायक की टिकट मिल जाती है, फिर वो विधायक बन जाता है। उसके बाद वो फीता काटना जाता है। तो हम लोग यूपी के लड़के फीता काटने के लिए हैं कि मेहनत करने के लिए? आप बताइए, आप बताइए। तो हम यूपी वाले इसी तरीके के होते हैं। आप समझ गए होंगे, मैं तो हास्य का कवि हूं, 10-15-20 मिनट आपके बीच रहूंगा। प्यार मोहब्बत की बातें बिल्कुल नहीं करूंगा, उसके लिए सोनल जी आई हैं, आपको प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे। अच्छा, प्यार मोहब्बत की बात हम लोगों को करनी भी नहीं चाहिए। अच्छा। दादा कुमार विश्वास जी हैं, हमारे देश के सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं, इतने गिफ्ट सर के यहाँ आते हैं कि सर खुद नहीं गिन पाते, और वैलेंटाइन में तो इतने आते होंगे कि लोग गिनने पड़ते हैं। तो हमने एक लड़की से कहा, हमने कहा अपने बॉयफ्रेंडों के यहाँ लोग इतने गिफ्ट भिजवाते, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दो। तो सर उसने पुलिस भिजवा दी। अच्छा, हम अगर किसी लड़की से कह दे कि हम तुमसे मिलना चाहते हैं तो जवाब आता है तुझसे मिलेगी मेरी जूती। हमारे सर सेलिब्रिटी हैं, अगर हम सर कह देंगे हम तुमसे मिलना चाहते हैं तो उसका जवाब पता है क्या आता है? आंखें अपनी 4 करेंगे, तुमसे केवल प्यार करेंगे। मैं रांझा, तू रांझा है हीर हूं मैं, दिखने में कश्मीर हूं मैं 16 श्रृंगार लगूंगी, पूरी कुतुब मीनार लगूंगी, दूध के हम तो धुले हुए हैं, द्वार हमारे खुले हुए हैं, तो जो मन में हो गाओ राजा, कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। ये होता है साहब हमारे यहाँ। तो मैं प्यार मोहब्बत से साहब बहुत दूर रहता हूं। असल में लड़कियों की बहुत बीमारी होती है। किसी लड़की से आप कोई क्वेश्चन पूछ लो तो इतना उटपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं के, कोई मेच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? तब उसने बताया हमारा फेवरेट कलर पिंक है। ताली जोड़।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो प्यार मोहब्बत से हम लोग साहब बहुत दूर रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं। असल में नाम पे कभी आप मत जाइए, नाम का कोई भरोसा नहीं होता है। एक मुस्कान नाम की थी, हमारा नुकसान करके चली गई। तो हमारा भी प्यार मोहब्बत से हमेशा दूर रहना चाहिए। मैं प्यार मोहब्बत से मैं बहुत दूर रहता हूँ, सही बता रहा हूँ आपको। लड़कियों की बीमारी होती है, किसी लड़की का आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। तो ताली जोरदार बजाइए एक बार। तो हाँ साहब, गुलजार जी आप भी उछल उछल के ताली बजा रहे हैं, हमारी तरह भुक्तभोगी हैं आप भी। तो मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता साहब। असल में उत्तर प्रदेश का मैं हूं। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। योगी जी की जब सरकार नहीं थी तो उसके पहले 20-25 गर्लफ्रेंड हमारे पास में थी। योगी जी जिस दिन सीएम बने हमने सबसे पहले उनसे राखी बंधवाना शुरू किया। यूपी पुलिस का भरोसा नहीं हम लोगों को कहां से उठा ले। तो मैंने 4 लाइन लिखी, मैं प्यार मोहब्बत से क्यों दूर रहता हूं। अगर आपको मजा आ जाए तो हाथ उठा के ताली बजा के मुझे फिर बताना। हमने कहा एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया। फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर यूपी पुलिस ने उसे रास्ते में ले लिया। तो साहब हम लोग बहुत दूर रहते हैं प्यार मोहब्बत से। अच्छा, हम लोग यूपी वाले सीधे साधे लोग, हम लोगों का ब्रेकअप भी बहुत जल्दी हो जाता है। एक लड़की ने हमसे कहा कि हमको एक सोने की चैन दिला दो, तो हमने कहा क्यों। कहने कि तुमको हमारी याद आती रहेगी। हमने कहा नहीं दिलवाएंगे फिर भी याद आती रहेगी। तो उसने कहा कैसे। हमने कहा जीवन पर सोचोगी, पहली बार इससे कहा था कुछ, वो भी इसने नहीं दिलवाया। तो हम लोग प्यार मोहब्बत से साहब इसीलिए बहुत दूर रहते हैं। असल में मेरा एक बचपन का दोस्त है कानपुर में, उसने हमको एक लव स्टोरी सुनाई थी रोते रोते। अच्छा। और हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी थी। तब से हमने कसम खा ली, ने प्यार करेंगे ना किसी को प्यार करने देंगे। वो लव स्टोरी हम आप लोगों को सुना दे रहे हैं। मेरा चैलेंज है, किसी की हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके की है, जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। हम कक्षा 2 में आए, वो केजी में आई। हम 5 में आए, वो 4 में आई। हम हाई स्कूल में आए, वो 9th में आई। हम इंटर में आए, वो फर्स्ट ईयर में आई। फिर हम IIT की तैयारी करने लगे। हमारे उत्तर प्रदेश में लड़के इंटर के बाद या तो IIT या SSC करते हैं। तो हम IIT की तैयारी करने लगे, वो फर्स्ट ईयर में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो इंटर में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो BA में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो MA में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने B.Ed कर लिया। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने M.Ed कर लिया। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने MPhil कर ली। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने PhD कर ली। हम IIT की तैयारी कर तो प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी है, इतवार को हमारा IIT का पेपर है। ताली जोरदार बजाइए एक बार आप लोग। तो आप समझ जाइए प्यार मोहब्बत से हम लोग क्यों दूर रहते हैं। इसीलिए हम लोग प्यार मोहब्बत से साहब बहुत दूर रहते हैं। प्यार मोहब्बत से हम लोग इतना दूर रहते हैं कि कभी कर ही नहीं सकते हम लोग प्यार। अच्छा, हम लोग तो हाथ से कभी साहब हम लोगों को सीरियस नहीं लेता। हम लोगों की शादी बहुत मुश्किल में होती है। केवल ये पता चल जाए लड़का हाथ से कभी रिश्ते घर तक तो आते हैं, पर रिश्ते वहीं से लौट जाते हैं। हमारे रमेश भैया हैं, रमेश मुस्कान जी, देश के जितने बड़े कवि हैं उतने बड़े ज्योतिषाचार्य भी हाथ भी देख लेते हैं। तुमने भैया को हाथ दिखाया, हमने कहा भैया हमारी शादी कब होगी। तो हमसे कहने लगे 2035 तो कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद, बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। तो तमाम शादियां हमारी इसी चक्कर में लौट गई। एक रिश्ता हमारे आया तो लड़की की माँ ने हमारी माँ से पूछा लड़का क्या करता है। तो हमारी माँ ने कहा कवि है। बोले इनके पिताजी क्या करते हैं। बोले वो भी कवि। बोले उनके पिताजी। बोले वो भी कवि। बोली क्या घर में कोई इंसान नहीं है। रिश्ता लौट गया। 1 महीने बाद फिर एक रिश्ता आया। फिर लड़की की माँ ने पूछा लड़का क्या करता है। तो हमारी माँ ने कहा कवि। उन्होंने कहा शादी मंजूर। अच्छा, कवि के नाम से कई रिश्ते लौट गए थे। हमारी माँ ने कहा मंजूर क्यों। वो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि है, हमारी लड़की पागल है। तो तमाम रिश्ते हमारे लौट गए साहब। तो जब लगातार हमारी शादी कैंसिल हुई तो हम एक मोहल्ले में गए, अंकल जी बैठे थे, उनके पैर छुए। कहने लगे क्या करने आए हो। हमने कहा आपकी लड़की से शादी करनी है। कहने लगे क्यों। हमने कहा हम इससे प्यार करते हैं। तो कहने लगे प्यार तो इसे सारा मोहल्ला करता है, तो सारे मोहल्ले से इसकी शादी कर दें। तो साहब उन्होंने हमको भगा दिया। फिर एक दिन हमारी शादी तय हो गई। कानपुर के बगल में लखनऊ है। लखनऊ में मेरे पिताजी ने एक लड़की को पसंद किया और कहा बेटा सुबह 11 बजे तैयार हो जाना, शादी फाइनल होनी है। हमने ठीक है। हम सुबह 11 बजे नहा धो के सूट वूट पहन के तैयार। 11:15 बजे पिताजी का फोन आया। कहने लगा बेटा ऐसा है, हमको ऑफिस में काम आ गया है, तुम अकेले जाओ, होने वाली पत्नी को पसंद करो और शादी फाइनल। हमने कहा ठीक। कहने लगा पर ये बात याद रखना, ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो, ये घर की परंपरा है, पहली बार किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ लेके जाते हो, तुम कुछ लेके चले जाना।
अब हम कानपुर के, हम कट्टा लेके चले गए। फिर 2.5 साल बाद जमानत हुई हमारी, तो जमानत के बाद भी हमारे रिश्ते आए। तो जब शादियां कई कैंसिल हो गई तो हमारी शादी हो गई। बिल्कुल आपको सच्ची घटना बता रहा हूं। भारत और पाकिस्तान का मैच था सेमीफाइनल का, और हमारी शादी थी। तो हमने पिताजी से कहा पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा है, हमारी आप शादी कर रहे हो? नहीं माने, कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम से एक साथ करे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के वेश में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब। हमने कहा कहां छक्का? तो कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहा, और देख के हमको, हमने आपकी मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट में इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहां हो बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? ताली तो आप लोग ऐसे बजा रहे समय बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले बे शर्म नहीं आती, भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बह गई तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने भाई साहब हमारा मोबाइल काट दिया। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते में जब होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहां 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कानपुर का पता बता दो, बीबी को विदा कराना है। तो उनके देखो ऐसा है, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है। ये राम है, ये लक्ष्मण है। सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला नाक कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। तब से साहब हम बीबी नहीं ढूंढ रहे हैं, घोड़ी ढूंढ रहे हैं। तो आप समझ सकते होंगे हमारी मनोदशा से। एक ताली आप लोग जोरदार बजा सकते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे हेमंत। और पवन भैया को प्रणाम करता हूं। इतने बड़े कवि सम्मेलन में मुझे बुलाया। इंडो थाई न्यूज का ही कवि सम्मेलन है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बड़ी शख्सियत है आप। हालांकि मैं मीडिया वालों से बहुत डरता हूं। मीडिया वाले किसको कब निपटा दे भाई साहब, कोई भरोसा नहीं है। मुझे तो याद है एक आदमी कुएं में गिर गया था, जब निकल रहा था तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक पत्रकार ने माइक उसके मुंह में घुसल के पूछा आपको कैसा लग रहा है? वो बेचारा फिर नीचे गिर गया। अच्छा, सामने किसान बैठा था 2 बकरों के साथ। तो उसने कहा ये पत्रकार सबको निपटाते हैं, इसको आज हम निपटाएंगे। तो पत्रकार उनके पास गया, कहने लगा ये जो 2 बकरे हैं इनको आप क्या खिलाते हैं? किसान तो कसम खाए था। किसान ने पूछा किसको? काले वाले को कि सफेद वाले को? उसने कहा काले वाले को। बोला काले वाले को हम घास खिलाते हैं। तो उसने कहा इसको सफेद वाले को क्या खिलाते हैं? उसने कहा इसको भी घास खिलाते हैं। पत्रकार ने फिर पूछा इसको अगर प्यास लगती है तो इसको क्या पिलाते हैं? किसान ने फिर पूछा किसको? वो तो कसम खाए था। काले वाले को सफेद वाले? उसने कहा काले वाले को। बोला काले वाले को हम पानी पिला देते हैं। उसने कहा सफेद वाले को? उसने कहा इसको भी पानी पिलाते हैं। फिर पत्रकार ने कहा इसको बांधते कहां हैं? किसान ने फिर पूछा किसको? काले वाले को सफेद वाले को? उसने कहा काले वाले को। बोला काले वाले को घर के बाहर एक झोपड़ी वहीं बांध देते हैं। उसने कहा सफेद वाले को? उसने कहा उसको भी वहीं बांधते हैं। अब पत्रकार का गुस्सा 7वें आसमान पर। उसने किसान का गिरेबान पकड़ लिया। उसने कहा साले, जब दोनों बकरे एक साथ एक ही काम कर रहे हैं तो ये बार बार क्यों पूछ रहा है कि काले वाले को सफेद वाले को? तो उसने डरते हुए कहा साहब काला वाला हमारा है। उसने कहा सफेद वाला? उसने कहा वो भी हमारा है। तो एक बात ब्लैक एंड व्हाइट ये होता है हमारे यहाँ। तो ये हम लोगों के साथ होता है। हम लोग तो हाथ से कभी साहब, पूरे देश में हम लोगों की इज्जत होती, पर हम लोगों की इज्जत हमारे घर पे क्या होती है? पत्नियों की नजर में कवियों की इज्जत। महंगाई से परेशान होकर मेरी माँ मेरी पत्नी से बोली चावल 30 में, नमक 20 में, इस महंगाई में घर कैसे चलाऊंगी और 70 रुपए लीटर तेल तो मैं कैसे जलाऊंगी? इस पर मेरी पत्नी मेरी माँ से बोली माँ मैं इस महंगाई में भी पलूंगी, आपका बेटा कवि है, मैं जीवन भर जलूंगी। क्योंकि ये दिन भर कुछ ना कुछ गुनगुनाते हैं, कमबख्त हर समय कविताएं सुनाते हैं। ये सोचते हैं कि इनकी पत्नी इनकी कविता पे मरती है, पर सच तो यह है कि इनकी एक एक पंक्ति कैरोसिन का काम करती है। वाह, इनके चक्कर में तो सहेलियां तक घर में नहीं आती, और जब साल 2 साल में घर वालों के फोन आते हैं तो ये हाल चाल की जगह केवल कविताएं सुनाते हैं। छोटा भाई एक कविता सुनने के 100 रुपए लेता है, बड़ा भाई चुप रहने के लिए 500 देता है। अगल बगल वाले आजकल सदमे में रहते हैं, पड़ोसी मुझे पागल की पत्नी कहते हैं, तो हे प्रभु मेरे पति को अपने पास बुला लो, ये ऊपर उठना चाहते हैं उनको ऊपर उठा लो। बहुत 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 अच्छे, वाह।
है।